जम्मू कश्मीर के रूरल डेवलपमेंट विभाग ने एक फीमेल कैजुअल लेबरर को रेगुलराइज करने के आदेश दे दिए हैं। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है ये। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैंने डेट मेंशन की, सब कुछ मेंशन किया। वो मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि जिस ऑर्डर के तहत, जिस ऑर्डर नंबर 458 जेके आरडी एंड पीआरएफ 2023 के तहत इस फीमेल कैजुअल लेबरर को रेगुलराइज किया गया है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। क्योंकि बहुत सारे और लोग जो लगभग 2 लाख के करीब करीब डेली वेजर और कैजुअल लेबरर हैं, वो तमाम लोग इस ऑर्डर को कोर्ट के सामने कल पेश कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जनाब, अगर इनके मामले में आप राहत दे सकते हैं तो हमारे मामले में राहत देने में आखिरकार दिक्कत और परेशानी क्या है। वंदना गुप्ता इनका नाम बताया जाता है। ये कैजुअल लेबरर थी। इन्हें जो है कैजुअल लेबरर लगाया था एसीडी उधमपुर ने 7 जनवरी 1994 को, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद दोबारा से इनको डेलीगेटेड वर्कर के तौर पर 7 अक्टूबर 1994 को बीडीओ उधमपुर ने लगाया और 7 अक्टूबर 1994 से इनको बाज़ाब्ता वेजेस भी मिलनी शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने 7 जनवरी 1994 से लेकर 7 अक्टूबर 1994 तक उन्होंने काम नहीं किया था और इस पीरियड में उनको कोई वेजेस भी नहीं मिली थी। और उनकी सर्विसेज जो हैं एसीडी उधमपुर ने 27 मार्च 2021 को टर्मिनेट की, ये कहकर कि आपका जो क्योंकि हर अपॉइंटमेंट वाज मेड आफ्टर द एसआरओ 64 के इशू होने के बाद इनको लगाया गया था। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। पिटिशनर ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया 27 मार्च 2001 के इस ऑर्डर को, और इस ऑर्डर को कोर्ट में जब चैलेंज किया वहां से उनको राहत मिली। इंटरिम ऑर्डर की बेसिस पर पिटिशनर जो है कॉन्टिन्यूसली रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करती रही। उसके बाद रिट पिटिशन को 9 अप्रैल 2001 को डिस्पोज ऑफ किया गया। डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू को कहा गया कि आप इसको एग्जामिन करें। रिकॉर्ड देखने के बाद 8 हफ्तों के अंदर अंदर इसमें आप एक ऑर्डर भी पास करें। डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 30 सितंबर 2010 को पिटिशनर का क्लेम रिजेक्ट किया और पिटिशनर ने इस ऑर्डर को 2010 में दोबारा से चैलेंज किया और 15 दिसंबर 2016 को कोर्ट ने इसे डिस्पोज ऑफ किया और उन्होंने डायरेक्शन दी, पिटिशन को अलाउ किया और दोबारा से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कहा कि आप जो है पिटिशनर की रेगुलराइजेशन के लिए फॉरेन ऑर्डर्स जो हैं इशू करें। रेगुलराइजेशन तब से होगी जब से पिटिशनर ने 7 साल मुकम्मल किए होंगे। 1 अक्टूबर 1994 को जब वो लगी हैं, 7 साल जब भी उनके मुकम्मल होते हैं तब से आप उनको रेगुलराइज करिए। उसके बाद इस पिटिशन से सरकार दुखी हुई और एक एलपीए जो है डिवीजन बेंच में फाइल की गई, वो एलपीए भी डिसमिस हुई। उस एलपीए के डिसमिस होने के बाद डिपार्टमेंट ने एसएलपी फाइल की सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर के खिलाफ, डिवीजन बेंच के ऑर्डर के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एसएलपी जो है उसे डिसमिस किया 21 मई 2020 को। और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम एसएलपी को आर्टिकल 136 जो भारत का संविधान है उसके तहत एंटरटेन नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको डिसमिस करते हैं। पिटिशनर ने कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की और उन्होंने कहा कि जो जजमेंट ऑलरेडी दी गई है 15 दिसंबर 2016 को, 3 मार्च 2018 को और उसके बाद 21 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके एन मुताबिक आप मेरा निपटारा कीजिए। लेकिन निपटारा जो है सरकार ने नहीं किया, कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल हो गई और उसके बाद 15 दिसंबर 2016 को जो जजमेंट हाईकोर्ट ने पास की थी वो जजमेंट फाइनल हो गई और उसके बाद डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है। एसएलपी भी हमारी डिसमिस हो चुकी है, एलपीए भी हमारी डिसमिस हो चुकी है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा है कि इस फाइनेंस डिपार्टमेंट को रेगुलराइजेशन के लिए भेजा गया एसआरओ 64 एसआरओ 94 के तहत, ताकि जो 15 दिसंबर 2012 को हाईकोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी उन डायरेक्शंस का पालन होता। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जब इसको देखा तो उन्होंने ये कहा कि आप जीएडी के साथ इस मामले को टेकअप करें। फाइनेंस डिपार्टमेंट और इसी तरीके से ये फाइल जो है अलग अलग जगहों पर घूमती रही। फाइल अलग अलग जगहों पर घूमने के बाद जब फाइनली ये फाइल जो है डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास पहुंची, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स के पास पहुंची, जीएडी ने भी इसके ऊपर अपना नोट लिखा और जीएडी के नोट लिखने के बाद जीएडी ने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें लिखी। एक तो ये कहा कि जो लॉ डिपार्टमेंट का ओपिनियन है आप उसके एन मुताबिक करें, लॉ जस्टिस पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो रेगुलाइजेशन को लेकर है। आर्टिकल 141 की बात की उन्होंने कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमाम कोर्ट्स बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है तो ये बाइंडिंग है।
फिर उन्होंने ये कहा जितनी भी एंगेजमेंट्स इलीगली हुई हैं वो दे आर वाइड एबिनिशो, मतलब वो खत्म हो जाती है उसी वक्त, और उसके कारण जो है किसी को कोई हक इलीगल अपॉइंटमेंट का नहीं मिलता। तो ये तमाम चीजें जीएडी ने कही। और उसके बाद डिपार्टमेंट ने जीएडी की एडवाइस के ऊपर कंप्लायंस रिपोर्ट जो है हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटिशन में फाइल की, और हाई कोर्ट ने उन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को पढ़ने के बाद जो है एक रॉबकार इशू किया, और जो कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है मनदीप कौर, उनको पेश होने के लिए 11 सितंबर 2023 को उन्हें पेश होने के लिए कहा। और उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट के पास भी ये मामला था, बाकी जगहों पर भी ये मामला था, और उसके बाद फाइनली कमिश्नर सेक्रेटरी पंचायती राज के पास पहुंचा। वहां पर उन्होंने ये कहा है, मनदीप कौर अपने ऑर्डर में लिखती हैं कि ये देखा गया है कि पिटिशनर 2 लाख जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं उनमें से एक डेली रेटेड वर्कर वो भी हैं, और इन्हें बिना किसी अथॉरिटी के और बिना रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को फॉलो किए अपॉइंट किया गया है, और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की मुकम्मल तौर पर वायलेशन है। और यही जीएडी ने कहा है, यही फाइनेंस ने कहा है, यही लॉ डिपार्टमेंट ने पिछले 3 साल में अलग अलग मामलों में कहा है। तो इसलिए जितने भी केसेस एसआरओ 64 के हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से पिछले 3 सालों में उनको रिजेक्ट किया है। एम्पावर्ड कमेटी जो बनी थी जिसको फाइनेंस सेक्रेटरी हेड करते थे, अब आजकल वो एम्पावर्ड कमेटी भी नहीं है। डायरेक्टर ऑडिट एंड इंस्पेक्शन ने 2011 में ऑब्जेक्शंस रेज की थी, और डिपार्टमेंट ने एलिजिबल डेलीगेटेड वर्कर्स की लिस्ट भी बाकायदा तैयार की थी, और जो डेलीगेटेड वर्कर्स की लिस्ट है उसमें भी पिटिशनर नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी के मामले में यह कहा कि अगर कोई भी आप सरकारी नौकरी इलीगली देते हैं, गलत तरीके से किसी को देते हैं, तो वो सरकारी नौकरी उसी वक्त खत्म हो जाती है, और वो किसी भी इलीगल अपॉइंटी को हक नहीं देता कि उसको रेगुलराइज किया जा सके। इस पर उन्होंने ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के बावजूद, अब चूंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि इस केस को कंसिडर किया जाए, तो इसलिए हम इस केस को कंसिडर करते हैं, पिटिशनर को रेगुलराइज करने का प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी डिसमिस कर दी, डिपार्टमेंट के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हैं उन ऑर्डर्स को माने। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमने हाई कोर्ट के सामने केस बड़े मजबूत तरीके के साथ पेश किया था कंटेम्प्ट पिटिशन में, लेकिन उसके बावजूद रबकार जो है वो कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के नाम पर 12 जुलाई 2023 को इशू किया गया, और उनको ये कहा गया कि आप रेगुलराइजेशन ऑर्डर इशू करें। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के साथ मीटिंग हुई है, उनको ध्यान में रखते हुए वंदना गुप्ता को रेगुलराइज किया जाता है इन द पे स्केल ऑफ 14,800 47,100 विद अ ग्रेड पे ऑफ 1300 7/10/2001 से इन्हें रेगुलराइज किया गया है उन सुपर न्यूमरी पोस्ट के अगेंस्ट जिन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्रिएट किया है, जब तक कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की या ऑर्डरली की कोई पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कैट उधमपुर में क्रिएट होती है। और अब इन्हें 2001 से लेकर 2023 तक के जितने भी कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स इनके बनते हैं वो सारे के सारे डिपार्टमेंट को देने पड़ेंगे। हालांकि इस ऑर्डर को लेकर यह कहा गया है कि इस ऑर्डर की कंफर्मेशन जीएडी ने करनी है, वो कंफर्मेशन होगी, और उसके बाद जाकर जो है इन्हें रेगुलराइज कर दिया जाएगा। लेकिन ये आगे उन्होंने जरूर लिखा है कि इसे वन टाइम एक्सेप्शन समझा जाए, इसे जनरल रूल न समझा जाए। लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस तो हो गई, मगर ये जो ऑर्डर निकाला गया है, ये ऑर्डर बहुत सारे डेलीगेटेड वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स और उन तमाम मुलाजमों के लिए जो प्रॉपर रूट से सरकारी मुलाजमत में नहीं आए, जो डेली वेजर आए, जो कैजुअल आए। जैसे ये आप देखें कि ये इन्हें जो अपॉइंट किया गया है, इन्हें पहले एसीडी उधमपुर ने अपॉइंट किया, और बाद में इनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है बाद में इन्हें जो है डेलीगेटेड वर्कर के तौर पर बीडीओ उधमपुर ने एंगेज किया। अब बीडीओ उधमपुर के एंगेज करने पर आप हिसाब लगाइए 2001 से लेकर 2023 तक के सारे बेनिफिट्स जो हैं इन्हें मिलने जा रहे हैं। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि रास्ता डेलीगेटेड वर्कर्स और कैजुअल लेबरर्स के लिए खुल गया है, जिस रास्ते से ये तमाम मुलाजमीन अब सरकार के सामने गुहार लगा सकते हैं कि जनाब आपने अगर वंदना गुप्ता को हाईकोर्ट के ऑर्डर्स पर रेगुलराइज किया तो हम कौन से बुरे हैं,
हम भी तो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, हम भी तो लंबे समय से सड़कों के ऊपर हैं, हम भी तो लंबे समय से आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमें रेगुलराइज करें। हमें तो आप रेगुलराइज करते नहीं, लेकिन आपने वंदना गुप्ता को रेगुलराइज किया, ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। और दूसरा इसमें यह भी कि हाईकोर्ट का इसमें बिल्कुल साफ ऑर्डर है। तो अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर एक डेली रेटेड वर्कर के या एक कैजुअल लेबरर के मामले में है, तो हाईकोर्ट के सामने जाहिर सी बात है, ये बाकी कैजुअल लेबरर और बाकी डेली रेटेड वर्कर जब जाएंगे, उनकी भी यही गुजारिश होगी कि जनाब ये मामला जिसमें, क्योंकि ये बड़ा सिग्निफिकेंट मामला है, जैसे मैंने आपको कहा कि एसीडी उधमपुर ने इनका ऑर्डर इशू किया 7/1/1994 को, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद इन्हें डेलीगेटेड वर्कर के तौर पर 7 अक्टूबर 1994 को बीडीओ उधमपुर ने लगाया और उसके बाद इनको वेजेस मिलना शुरू हो गई 7 अक्टूबर 1994 से। लेकिन इन्होंने 7 जनवरी 1994 से लेकर 7 अक्टूबर 1994 तक काम नहीं किया। यानी एसीडी के कैजुअल लेबर लगाने के बाद 9 महीना ये काम पर नहीं आई, लेकिन फिर जब बीडीओ ने इनको डेलीगेटेड वर्कर के तौर पर लगाया, उसके बाद इन्होंने काम करना शुरू किया। और अब हाईकोर्ट इन्हें दूसरी किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से नहीं लगाया, बल्कि ये लोग गलत रूट से जो हैं वो अंदर आए हैं, इसलिए इनको रेगुलराइज करने की तो पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी बाज़ाबिता ऑर्डर्स हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, और उसके बावजूद हाईकोर्ट अगर कहती है कि आप रेगुलराइज करें, और रूरल डेवलपमेंट विभाग को एक कैजुअल लेबरर को अगर रेगुलराइज करने का ऑर्डर निकालना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई बनने जा रही है, जिस कानूनी लड़ाई के जरिए अब बाकी डेली वेजर और बाकी कैजुअल लेबरर भी अपना हक इसी तरीके से सरकार से मांगना शुरू कर